दर्शकों नमस्कार। डीडी बिहार के मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सुबह आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं हम एक विशेष मेहमान के साथ और उनसे एक खास बातचीत करते हैं। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अशोक घोष। ये पूर्व अध्यक्ष है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का। दर्शकों, हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य ही हमारा धन है और सबसे बड़ा एक जो मुख्य कारण है स्वस्थ ना रहने का वो हम देखते हैं कहीं ना कहीं प्रदूषण है। आज प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इससे प्रदूषण से कहीं ना कहीं आज जल वायु सब है जो प्रदूषित हो रहा है। इसी पे आज हम खास बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इस पे किस तरीके से नियंत्रण पाया जा सके, क्या कारण है मुख्य जो प्रदूषण आज इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी पे खास बातचीत करेंगे आज के हमारे विशेष मेहमान से। और साथ ही दर्शकों, ये हम सभी जानते हैं कि हम क्या बोलते हैं ये इस पर निर्भर करता है हम क्या सोचते हैं। तो हम सभी का सोच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्या सोचते हैं, हम अगर अच्छे विचार रखते हैं तो हम अच्छा बोलते हैं। दर्शकों, इसी के साथ चलिए आज के दिन की और आज के कार्यक्रम की जो हम शुरुआत करते हैं एक अच्छे विचार के साथ करते हैं। महात्मा गांधी द्वारा कहे अनमोल वचन के साथ करते हैं। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। तो इसी के साथ दर्शकों चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अशोक घोष। ये पूर्व अध्यक्ष हैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के और साथ ही ये महावीर कैंसर संस्थान के शोध विभाग के अध्यक्ष भी हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, हम ये सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के विकास की जो नींव होती है वो कहीं ना कहीं उसका बचपन होता है। हम सभी के लिए बचपन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपसे जानना चाहेंगे अपने शुरुआती जीवन के बारे में, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ साझा करना चाहेंगे? मेरा जो जीवन रहा है वो काफ़ी जिग-जैग रहा है। मेरा जन्म हुआ था अभी झारखंड हो गया है, दुमका डिस्ट्रिक्ट में, लालटेन की रोशनी में, गांव में। उस समय रोशनी भी था, बिजली भी नहीं था। वहाँ मेरा जन्म हुआ था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, घर में ही जन्म हुआ था। उसके बाद मैं शहर में आ गया, चूँकि मैं पटना में मेरे पिताजी सेवा करते थे बिहार सरकार का, तो पटने में ही पढ़ाई हुई, स्कूल कॉलेज, नौकरी भी किया पटने में। तो ऑलमोस्ट जो सारा लाइफ है, हम 74 ईयर्स के हो चुके हैं, तो उसका अधिकांश हिस्सा मैंने पटने में बिताया है। कुछ समय विदेश भी रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा समय पटने में बिता है, चाहे शोध हो या पढ़ाई हो या एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो, उसका भी अनुभव किया। एक लंबा रास्ता तय किया है मैंने, जिसमें बहुत सारे पड़ाव आए हैं और हर पड़ाव को मैंने अच्छे से जिया है। जी, तो साथ ही सर आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करें, आपकी बेसिक एजुकेशन की अगर हम बात करें, और साथ ही आप पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के और साथ ही आप महावीर कैंसर संस्थान के शोध विभाग के अध्यक्ष भी हैं। तो अपने कार्यप्रणाली और साथ ही साथ अपने शिक्षा दीक्षा के प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बारे में कुछ साझा करना चाहेंगे? मैंने पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग से मैट्रिक पास किया था 1965 में। उसके बाद मैं साइंस कॉलेज में पढ़ाई किया, बीएससी किया, एमएससी किया और उसके बाद मैंने पढ़ाई पूरा करने के बाद अनुग्रह नारायण कॉलेज, जो जानती होंगे, एन कॉलेज पटने में है, वहाँ शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। पढ़ाई के दौरान मैंने शोध भी शुरू किया, क्योंकि टीचिंग का संबंध शोध से डायरेक्ट है। और शुरुआती दौर में जो लैब था हम लोगों का, उसमें बहुत सारा उपकरण नहीं था, इसलिए बहुत बेसिक रिसर्च से शुरू किया और धीरे धीरे मैंने लैब को इस्टेब्लिश किया। और आज के दिन में मेरा जो शोध है वो काफ़ी यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, देश के और विदेश के। मैं अभी भी शोध में कार्यरत हूँ। टोक्यो यूनिवर्सिटी के साथ मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें आर्सेनिक और गॉल ब्लैडर के बारे में हम लोग शोध कर रहे हैं। आर्सेनिक जो जहर होता है, धीमा जहर पानी में, उसका गॉल ब्लैडर कैंसर पर क्या इम्पैक्ट है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साथ भी काम कर रहा हूँ, जो ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन से ही जुड़ा हुआ है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऐसे तो लोग बोलते हैं कि कॉमन जो कॉन्टेमिनेंट है ग्राउंड वाटर में वो आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट, ये सब है, जो अक्सर सुनते होंगे आप। लेकिन अभी हाल के 2 साल में जो हम लोगों ने शोध किया है, उससे यही पता चला है कि इनके अलावा और भी कॉन्टेमिनेंट्स हैं अदर देन आर्सेनिक, फ्लोराइड एंड नाइट्रेट, जिसमें फार्मास्यूटिकल वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। दवा का हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं और बायोमेडिकल वेस्ट का सही निष्पादन नहीं होने के चलते ग्राउंड वाटर में काफ़ी फार्मास्यूटिकल वेस्ट भी आ गया है।
और अगर आप स्वस्थ हैं, आप पानी के थ्रू आपके शरीर में कोई दवा जा रहा है, वो दवा नहीं आपके लिए जहर है। इसलिए हम लोग को अब ध्यान देना होगा कि किस तरह से ये जो कॉन्टेमिनेशंस है, जिससे बहुत सारा हेल्थ इम्पैक्ट होता है, और हेल्थ इम्पैक्ट के अलावा जो अल्टीमेट है, जो हम देखते हैं रोज़ अपने अस्पताल में, कैंसर तक हो सकता है। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, बहुत कदम उठाना, और उसमें सरकार का भी रोल है, हम लोग का भी रोल है, जनता का ही। मैं बराबर ये बिलीव करता हूँ कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा समस्या है। इसका सॉल्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक कि जन भागीदारी नहीं होगी, पीपल्स पार्टिसिपेशन नहीं होगा। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि ये पॉल्यूशन को ठीक करने का काम तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, सरकार का है, लेकिन जो सरकार का शक्ति है या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का शक्ति है वो सीमित है, और ये समस्या बहुत बड़ा है। हम लोग जो आम जन हैं, अगर हम लोग भी थोड़ा जिम्मेवारी लें, पब्लिक पार्टिसिपेशन करें, पॉल्यूशन को कम करने का प्रयास करें, तो इसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। एक एग्जांपल दूंगा मैं, प्लास्टिक। वर्ल्ड अर्थ डे है, इंटरनेशनल अर्थ डे है 22 तारीख को, और उसका मेन थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। इसी से आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक कितना बड़ा हम लोग के लिए हेल्थ इम्पैक्ट है, हेल्थ हैजार्ड है। और प्लास्टिक को दूर करने के लिए हम लोग को प्लास्टिक ना कहना होगा। प्लास्टिक इस कद से फैल गया है गाँव में, शहरों में, चारों ओर, कि अगर सरकार पूरा अपना ताकत भी लगा दे तो उसको कोने कोने में जाके उसको इकट्ठा करना मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग सोच लें, आम जनता सोच ले कि ये प्लास्टिक से हमको हार्म हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य इम्पैक्टेड हो रहा है, हम भी थोड़ा कुछ करें, प्लास्टिक को ना कहें, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगा, और तभी इसको ख़त्म किया जा सकता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि सरकार का जिम्मेवारी नहीं है, सबका जिम्मेवारी है, लेकिन आम जन का भी जिम्मेवारी है कि इसमें सरकार का हाथ भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और साथ ही सर, अगर हम आपके बारे में बात करें तो देखते हैं कि कहीं पहुंचने के लिए पीछे एक संघर्ष होता है, एक मेहनत होता है, तभी हम जाके कहीं आगे पहुंच पाते हैं। अगर हम देखते हैं कि आप प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के में आपने अपना कई वर्ष दिया है, आपने इस पे काम किया है, शोध में काम किया है, तो इन सब से जुड़ाव कैसे हुआ आपका? ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था। एक्चुअली जब मैं पढ़ाई कर रहा था और पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो उसमें हम लोग कभी दिल्ली, बॉम्बे पढ़ाई के लिए, पूना जाने का सोचते भी नहीं थे। अच्छा। साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मोहल्ले में नाम हो गया कि फलाने बाबू का बेटा साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया। और साइंस कॉलेज के पढ़ाई से जो हम लोगों ने प्राप्त किया, उसमें गूगल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, ये सब साधन नहीं था, फोटोस्टैट नहीं था, और फिर भी हम लोगों ने पढ़ाई की, क्योंकि हमारे समय में जो शिक्षक थे वो काफ़ी अच्छे थे, और लड़कों के जुड़े हुए थे, लड़के भी टीचर से जुड़े हुए थे, और उसके चलते एक फाउंडेशन बना हम लोग का, हमारा जो बेसिक फाउंडेशन होता है सब्जेक्ट का, उस फाउंडेशन को आधार बना के शुरू से मेरा इंक्विजिटिव माइंड था, हर चीज़ को क्यों, कैसे, ये प्रश्न आता था, और इसीलिए मैंने शोध को चुना, क्योंकि हमको लगा कि अगर हम टीचिंग में आते हैं और शोध नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं से हमारा काम अधूरा होगा, हमारा नॉलेज कम होगा। इसलिए दोनों को मैंने जोड़ा और अपना शोध को लड़कों तक भी पहुंचाने का कोशिश किया, जो हमारे स्टूडेंट्स थे। और आज के दिन में हमारे पढ़ाए हुए लड़के पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, क्योंकि बहुत लंबा स्पैन रहा मेरा टीचिंग का, और इन्वायरमेंट में ही पढ़ाते थे हम। एन कॉलेज में एक डिपार्टमेंट भी मैंने खोला था, इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। तो उसके जो छात्र हैं आज देश विदेश में फैले हुए हैं, और ये गर्व है हमको इस बात का। एक्चुअली मैं गोल्ड मेडलिस्ट था एमएससी में और बीएससी में भी। पटना यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट किया था बीएससी ऑनर्स में और एमएससी में भी। और जैसा कि अक्सर होता है, एक मिडिल क्लास फैमिली का मैं हूँ, तो जो अच्छे होते हैं पढ़ने का, तो उसके फादर मदर चाहते हैं कि आईएएस बन जाए। तो मेरे पिताजी का ये बहुत इच्छा था कि मैं आईएएस बनूँ, लेकिन मेरा मन नहीं था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाऊँ। मेरा हरदम लगता था कि जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाऊँगा तो मैंने जो पढ़ाई किया अब तक, जो ज्ञान प्राप्त किया सब्जेक्ट का, वो बेकार हो जाएगा। तो मैं उनके इच्छा के खिलाफ टीचर बन गया। बहुत नाराज़ रहते थे मेरे पिताजी हमसे कि तुम टीचर बन गए, आईएएस बनते तो बहुत बड़ा पद होता है, वगैरह वगैरह, ये था। लेकिन अंत में एट द एंड मैं टीचर तो रहा ही, लेकिन साथ में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 5 साल तक मैं अध्यक्ष भी रहा। तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट था जिसका स्टेटस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेरा जो अनुभव हो गया, जो मेरे पिताजी का इच्छा था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनूं, वो भी करियर के अंत में पूरा हुआ। लेकिन अभी भी अगर आप पूछेंगे कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, तो मैं ही कहूँगा कि क्लास में जाके पढ़ाने में जो हमको आनंद आता है, जिससे लड़कों को हम कुछ कन्वे कर सकते हैं,
वो सबसे अच्छा मेरे लिए अनुभव है पूरे जीवन का। बाधाएं आती रहती हैं क्योंकि बिहार में रिसर्च का बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया और बहुत प्रोजेक्ट्स लाए इधर उधर से, इंडिया से, बाहर से, और उसके द्वारा लैब भी विकसित किया है मैंने, जिसके चलते मैं शोध कर पा रहा हूँ। सर, शोध की आपने बात की है, कई बार आपने बताया कि आप शोध पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे आपके शोध है जो प्रकाशित भी हुए हैं, अभी भी आप कार्य कर रहे हैं इस पर, तो इस बारे में विस्तार से कुछ बताना चाहेंगे? मेरा शोध का मेन फोकस है ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन। हालांकि मेरा बैकग्राउंड लाइफ साइंस का है, जेनेटिक्स और मोलेकुलर बायोलॉजी का है, लेकिन शुरुआत में जब मैंने सोचा कि रिसर्च शुरू करूं तो हमको लगा कि जेनेटिक्स और मोलेकुलर बायोलॉजी में रिसर्च करने लायक मेरे पास साधन नहीं है, लेबोरेटरी नहीं है। इसलिए मैंने पानी से शुरू किया, क्योंकि पानी का क्वालिटी जानने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर काफ़ी होता है शुरुआती दौर पर। और धीरे धीरे जैसे पानी पर काम शुरू किया तो हमको सबसे पहले यूनिसेफ से एक प्रोजेक्ट मिला, जिसका पर्पस था ये पता करना कि बिहार के जल में आर्सेनिक है या नहीं। वहाँ से एक यात्रा शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है, और मैंने अब तक अपने शोध के दौरान 2003 से लेके 2024 तक बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट में 46,000 हैंडपम्प्स का पॉइंट टू पॉइंट टेस्ट किया आर्सेनिक के लिए, कि कितना आर्सेनिक है, कहाँ नहीं है। और इस दौरान मेरे छात्रों ने भी मदद किया, मेरे रिसर्च स्कॉलर्स ने भी मदद किया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह बिहार का 38 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 18 डिस्ट्रिक्ट में जो भूजल है वो आर्सेनिक से प्रभावित है, और मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। WHO के मानक के मुताबिक अगर आपके जल में 10 माइक्रोग्राम पर लीटर से ज़्यादा आर्सेनिक है तो आपके स्वास्थ्य के लिए घातक है। और हम लोगों ने जो अब तक स्टडी किया है उसमें 1906 माइक्रोग्राम पर लीटर तक आर्सेनिक मिला है बिहार में, जिसका हेल्थ इम्पैक्ट बहुत है, कैंसर भी होता है। जी सर, अगर हम लोग भूमिगत जल की बात करें, अगर बिहार की चर्चा करें, तो कहीं ना कहीं आर्सेनिक फ्लोराइड कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा समस्या है कहीं ना कहीं आज, और देखते हैं कहीं ना कहीं कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण देखा जा रहा है। तो क्यों हो रहा है ये? उसका कारण ये है कि मैं तो महावीर कैंसर संस्थान में भी शोध से जुड़ा हुआ हूँ। एक हॉस्पिटल अकेला महावीर कैंसर संस्थान में लगभग 25,000 पेशेंट प्रति वर्ष आते हैं। इसी से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि कैंसर का कितना कुप्रभाव फैल रहा है। आर्सेनिक के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर आप पानी पीती हैं और आपके पानी में आर्सेनिक है तो आपके शरीर में जाता है, और आपके शरीर में जाके वो जो आर्सेनिक का आयंस है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो DNA से बाइंड कर जाता है, और DNA से बाइंड करके उसको रॉन्ग सिग्नल देता है, जिससे कि सेल प्रोलिफरेट करने लगता है, डिवाइड करने लगता है अनकंट्रोल, और उससे डिवीजन होता है। बहुत सारा एविडेंस ऑलरेडी है जिसमें ये कंफर्म हो चुका है कि स्किन कैंसर हो या गॉल ब्लैडर कैंसर हो या लीवर कैंसर हो, इसमें आर्सेनिक का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, डिजीज बर्डन बहुत ज़्यादा है। और पानी तो है ही, पानी में आर्सेनिक तो है भी, लेकिन साथ में जो इरिगेशन वाटर है उसके थ्रू भी आर्सेनिक फूड चेन में चला गया। खास करके 3 कॉमन फूड में हम लोगों ने आर्सेनिक का मात्रा अधिक पाया है, व्हीट, राइस और पोटैटो। तो आप खाना खाती हैं उसमें भी आर्सेनिक है, पानी पीती हैं उसमें भी आर्सेनिक है, तो उससे डिजीज बर्डन बहुत बढ़ जाता है। और अगर आपका DNA इम्पैक्टेड होता है तो वह कैंसर का कारक हो सकता है। और भी सिम्टम होते हैं, लेकिन अल्टीमेट अगर बहुत लंबा, इसको स्लो पॉइजन बोलते हैं अक्सर हम लोग, क्योंकि आर्सेनिक युक्त पानी पीने से एक दिन में कुछ नहीं होता है, सालों साल अगर उसका कंजम्पशन होता है तो शरीर में एक्युमुलेट करता है और तब उसका हेल्थ इम्पैक्ट होता है। अगर बचाव की बात करें तो किस तरीके से बचाव किया जा सकता है? बचाव का एक तो है समस्या कि अभी तक इसका कोई दवा नहीं निकला है। कि अगर आर्सेनिक के चलते कोई सिम्टम आ रहा है तो कोई दवा से आप ठीक कर दें, वो संभव नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर में अगर किसी को आर्सेनिक का कोई सिम्टम आ रहा है और उसको आर्सेनिक फ्री पानी दें, सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि जो पानी पी रहा है अगर उसमें आर्सेनिक है उस स्रोत का पानी नहीं पिए, आर्सेनिक फ्री पानी पिए। और दूसरा है कि जो खाना खाएं आप संतुलित आहार लें जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत हो और प्रोटीन ज़्यादा हो, जैसे अंडा, दूध हुआ, ये सब खाने में अगर हो तो धीरे धीरे रिवर्ट बैक हो सकता है, वो भी अर्ली स्टेज में। अगर लेट स्टेज में चला गया तो इरिवर्सिबल हो सकता है। पूरे दुनिया में शोध हो रहा है कि इसका कोई एंटीडोट निकाला जाए, लेकिन अब तक कोई ऐसा दवा नहीं निकला है कि आप 4 टैबलेट खा लें और आपको आर्सेनिक का प्रॉब्लम ठीक हो जाए। इसीलिए बहुत घातक हो गया है, और इसको रोकथाम एक ही उपाय है, सबसे पहला उपाय कि आर्सेनिक फ्री वाटर दिया जाए,
जिस क्षेत्र में हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोगों ने भी आर्सेनिक रिमूवल यूनिट्स लगाया है कई गाँव में CSR फंडिंग के थ्रू, और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को आर्सेनिक फ्री पानी दिया जाए। जी। और साथ ही सर देखते हैं कहीं ना कहीं आज प्रदूषण के कारण कहीं ना कहीं लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। बीमार होने का एक कह सकते हैं कि मुख्य कारण भी आज प्रदूषण है। जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रहा है, और इस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण पाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। हर इंसान बिल्कुल। इसमें हम खास बातचीत करेंगे, और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। प्लास्टिक यूज़ पे हम बातचीत करेंगे, किस तरीके से प्रदूषण पे नियंत्रण पाया जाए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा मत, बने रहे बिहार बिहान के साथ, हम जल्द लौटेंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अशोक घोष। आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के। सर, पुनः स्वागत है आपका। सर, हम लोग प्रदूषण पे बातचीत कर रहे थे, और कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि एक प्लास्टिक यूज़ हमारे ज़रूरतों और हमारी सुविधा के लिए इसकी खोज की गई थी, लेकिन आज प्लास्टिक यूज़ पे रोकथाम है। हम कोशिश करते हैं कि प्लास्टिक यूज़ हम ना करें, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में प्लास्टिक हर जगह है। तो ये कहीं ना कहीं एक हमारे पर्यावरण के विनाश का भी एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। तो किस तरीके से इसका रोकथाम किया जा सकता है? क्या कुछ इस पे बताना चाहेंगे आप? प्लास्टिक का जब डिस्कवरी हुआ था, इसको वंडर मटेरियल कहा गया था। लोगों ने कहा कि ये तो ऐसा मटेरियल है जिससे सब कुछ में यूज़ कर सकते हैं, और धड़ल्ले से पूरे वर्ल्ड में, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पर इसका यूज बहुत बढ़ते गया। प्लास्टिक के साथ एक प्रॉब्लम है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर आप यूज़ करती हैं प्लास्टिक और फेंक देती हैं, तो स्वतः उसको ख़त्म होने में 400 साल से 450 साल लग सकता है, और वो भी अनुमान है, क्योंकि प्लास्टिक का जन्म हुए 4 साल नहीं हुआ है, अभी 150 साल ही हुआ है करीब। और प्लास्टिक के साथ ये प्रॉब्लम है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल तो है ही, लेकिन इसका दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर आप पानी में छोड़ देती हैं प्लास्टिक का बैग या मिट्टी में छोड़ देती हैं, तो केमिकली तो डिजॉल्व नहीं करता है, लेकिन फिजिकली वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगता है, ब्रेक करने लगता है, और उसका साइज अगर बहुत छोटा हो जाता है तो उसको माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक बोलते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अगर उसका साइज नैनो स्केल में चला गया तो नैनो प्लास्टिक हो गया, माइक्रोन लेवल में चला गया तो माइक्रो प्लास्टिक हो गया। और ये नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक इतना छोटा होता है कि मिट्टी में अगर है वो और पानी में अगर है वो, तो मिट्टी और पानी के थ्रू वो फूड चेन में चला जाता है। आपका जो भोजन का चीज़ है उसमें चला जाता है, और फूड चेन के थ्रू आपके शरीर में चला जाता है। इस पर भी काफ़ी शोध हो रहा है। जब वो शरीर में आता है तो वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है, कैंसर कॉजिंग है। तो इसके चलते बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक का उपयोग बंद करें। नियम भी है, रूल्स भी बना हुआ है कि प्लास्टिक बैन होगा, लेकिन हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इसको यूज़ करने में। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि जब प्लास्टिक बैन हुआ तो काफ़ी इफ़ेक्टिव था। मैंने देखा कि धीरे धीरे जो सब्जी वाले हैं, केले वाले हैं, फल वाले हैं, वो दोबारा यूज़ करने लगे प्लास्टिक को, थैले को। तो मैंने एक कॉमन आदमी के रूप में पूछा कि भाई तुम लोग क्यों प्लास्टिक में देते हो, ये तो बड़ा घातक है, इस पर बैन भी है। तो बोला सर हम क्या करें, ग्राहक आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर तुम प्लास्टिक नहीं दोगे तो बगल वाले से खरीद लेंगे। तो मेरा तो बिजनेस है, हम तो खाना पीना इसी पर डिपेंडेंट है, तो जो बगल वाले रखते हैं तो हम भी रखते हैं। तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये प्लास्टिक जो आप यूज़ कर रहे हैं घूम फिर के आप ही तक आएगा। ये जिस दिन हम समझ लें और प्लास्टिक को ना कहें तो इसका निदान हो सकता है बैन के बावजूद, क्योंकि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया। हम तो नॉन प्लास्टिक युग के हैं। मैं जब स्कूल में था तो हमारे घर कपड़े का 2 थैला हुआ करता था, एक सब्जी के लिए और एक नॉन वेज के लिए, और वो 2 थैला 1 आध साल तो चल ही जाता था। जब भी बाजार जाते थे पिताजी के साथ तो थैला लेके पीछे पीछे चलते थे, और धीरे धीरे हम लोग भी अभ्यस्त हो गए प्लास्टिक का यूज़ करने के लिए। और आप देखेंगे कि हम लोग को बहुत भारी लगता है थैला लेके चलने में। मैं अपने गाड़ी में हरदम 2-3 थैला रखता हूँ। मैं कार खुद ड्राइव करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें। और जब अगर हम लोग ठान लें कि हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे तो उसका बिक्री नहीं होगा। तो ये ज़रूरी है। मैं शुरू में आपको कह रहा था कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ जो भी समस्या है
उसमें जन भागीदारी की बहुत ज़रूरत है और अवेयरनेस उसके लिए चाहिए। तो अगर आप सबको अवेयर करेंगे कि देखो तुम प्लास्टिक ले लिए, यूज़ करके तुमने फेंक दिया और तुमने समझ लिया कि हम पिंड छुड़ा लिए इसे, तो पिंड तुम्हारा छोड़ेगा नहीं, वो घूम के माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगा, नैनो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगा, पानी में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, आपका अनाज में जाएगा और फिर आपके शरीर में आएगा और आपके स्वास्थ्य के लिए घातक है। ये बात हमको अगर समझ में आ जाए तो हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह की समस्याओं का निदान का। एक है पब्लिक पार्टिसिपेशन और दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है कि आप उसके लिए अवेयरनेस करिए। किसी को, सबको पता ही नहीं है कि प्लास्टिक मेरे स्वास्थ्य के लिए कितना घातक है। अगर आप गांव में जाइएगा, पूछिएगा कि ये प्लास्टिक आपके लिए घातक है, बोला नहीं बड़ा अच्छा है, हम तो यूज़ किए फेंक दिए। लेकिन इसके लिए बहुत अभियान चलाना होगा, NGOs को, सारे एजेंसीज को जो इस काम से जुड़े हुए हैं। और हम लोग अगर नो कह दें प्लास्टिक को, तभी इसका निदान होगा। क्योंकि ये इस कदर हमारे जीवन में घुस चुका है कि लाख आप नियम बना लीजिए, वो हमारे जीवन से पूरी तरह से नहीं निकलेगा तब तक जब तक कि हम खुद उसके लिए प्रयास नहीं करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं समाज बदलने से पहले ज़रूरी है कि हम खुद को बदलें, हम खुद को समझाएं कि हमें ये चीज़ करना, मतलब ये चीज़ करना बिल्कुल गलत है। और जन भागीदारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी कहीं ना कहीं हम इसका रोकथाम कर पाएंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका एक ही उपाय है, पब्लिक अवेयरनेस, जनता को जागरूक करना और हर आदमी तक ये मैसेज पहुंचाना, जिसका मैं अभी एक पार्ट हूँ। आपके माध्यम से मैं मैसेज भी पहुंचा रहा हूँ कि आप प्लास्टिक को यूज़ सरकार के डर से नहीं करें कि सरकार हम पर एक्शन लेगी, अपने स्वास्थ्य के लिए करें। आप ये समझें कि प्लास्टिक अगर यूज़ नहीं कर रही हैं तो अपने स्वास्थ्य को बचा रही हैं। तो ये मैसेज हर संस्था की ओर से, सरकार की ओर से, NGO की तरफ से, साइंटिस्ट कम्युनिटी की ओर से जाना चाहिए, तब इसका रोकथाम होगा। नहीं तो एक समय आ जाएगा जबकि पृथ्वी पर हम लोग का रहने लायक जगह नहीं होगा। प्लास्टिक तो जमा होते जा रहा है, लगातार जमा, समुद्र के तल में प्लास्टिक भर गया है, तो जो उसको नष्ट करना भी मुश्किल है। तो अगर हम इसी तरह इसका प्रयोग करते रहे और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो प्लास्टिक का इतना डेब्रिज जमा हो जाएगा कि आपका कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगा। और 8 बिलियन हम लोग हो गए हैं पृथ्वी पर। कहीं ना कहीं जानवर पे भी इसका बिल्कुल, जानवर पर, सब जानवर पर। तो उसको जो प्लास्टिक अगर माइक्रो प्लास्टिक में नहीं भी कन्वर्ट करे, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक नहीं भी कन्वर्ट करे, तो जानवरों के लिए घातक है। बहुत सारी गायें हैं, खा जाती हैं प्लास्टिक, पेट में फंस जाता है वो बैग और उसके चलते डेथ भी हो जाता है। तो मनुष्य हो या जानवर हो या पौधे हो, किसी के लिए प्लास्टिक यूज़फुल नहीं है। इसको नो कर, आपका सब्स्टिट्यूट है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। मैं तो बताया कि मैं बचपन बिताया हूँ बिना प्लास्टिक का। तो अभी भी प्लास्टिक अगर हम ना कह दें तो उससे बहुत सारा कॉटेज इंडस्ट्री फिर से रिवाइव करेगा। जैसे कागज़ का थैला हुआ, कागज़ का ठोंगा हुआ, जूट का थैला हुआ, कपड़े का थैला हुआ, ये सभी का मार्केट बहुत है और ये रीयूजेबल है, सिंगल यूज़ करके थ्रो करने वाला नहीं है। प्लास्टिक के साथ हम लोग क्या करते हैं, थैला लाते हैं, 10 तरह का फल वल निकाल लेते हैं, सब्जी निकाल देते हैं और कचरा में डाल देते हैं। तो कचरा में डाल देते हैं तो आपके घर से निकल गया, लेकिन पृथ्वी पर से तो नहीं निकला। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना हर आदमी को कि मेरा जिम्मेवारी भी है पर्यावरण का सुरक्षा करना, मेरा भी जिम्मेवारी है अपने हेल्थ का, स्वास्थ्य का सुरक्षा करना। ये जनमानस में अगर ये चला जाएगा, दिमाग में चला जाएगा, इस प्रॉब्लम का निदान होगा। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें घूम फिर के हम तक पहुंच ही जाती है। अगर हम देखें कि अगर हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं या प्लास्टिक अगर हम फेंकते हैं, कोई जानवर खाता है, कहीं ना कहीं अगर गाय खा रहा है तो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो हमारी तरफ आ रहा है। हाँ, बिल्कुल। और साथ ही अगर मैं प्रदूषण की बात करूँ तो आज हम सभी प्रदूषण से परेशान हैं और हर जगह हम देख रहे हैं, चाहे वायु प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण की बात करें, तो कहीं ना कहीं सब इससे परेशान है। अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो क्या कारण मानते हैं और किस तरीके से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है? जानते हैं कि सबका जन भागीदारी बेहद ही ज़रूरी है, तो इस पर क्या बताना चाहेंगे? वायु प्रदूषण भी हमारे समय ये प्रकट हुआ जब मैं छोटा था। फिर स्कूल एज में अगर जाऊँ मैं तो कोई वायु प्रदूषण का बात ही नहीं करता था, और मेरे जीवन काल में ये विकट समस्या हो गया वायु प्रदूषण। उसका कई कारण है। पहला इम्पॉर्टेंट कारण है नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ना। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मेरे पूरे मोहल्ले में 2 गाड़ियाँ थी, एक डॉक्टर साहब का, एक वकील साहब का। और आज के दिन में हर घर में 2 गाड़ी है। और स्थिति ऐसा है कि अगर पान भी खाना हो हमको तो हम गाड़ी निकाल लेते हैं। 500 गज दूरी पर जाना है तो हम लोग गाड़ी निकाल लेते हैं। तो जब गाड़ी निकालते हैं तो आपको तो आराम हुआ, आपके पैर को आराम हुआ, लेकिन आपने जो उत्सर्जन किया कार्बन का,
वो तो घूम फिर के फिर आप सुनते होंगे AQI पटने का 400 क्रॉस कर गया, 300 क्रॉस कर गया। तो ये AQI बढ़ने का एक बहुत प्रमुख कारण जो वाहन है हम लोग का, व्हीकल से पेट्रोल ड्राइवन या डीजल ड्राइवन, उसका बेहद यूज़ करना। और पटना एक छोटा, पटना या बिहार का जो भी शहर है, भागलपुर, छपरा, ये सभी छोटा शहर है, रोडें बहुत नैरो हैं और वाहन का संख्या बढ़ते जा रहा है। तो वाहन का संख्या बढ़ेगा तो जाम होगा, ट्रैफिक जाम। और एक आदत और हम बताते हैं हम लोग का, हम लोग ट्रैफिक जाम में स्विच ऑफ नहीं करते इंजन को। आगे 100 गाड़ियाँ लगी है, आप जानते हैं कुछ नहीं जा सकते हैं, फिर भी AC ऑन करके गाड़ी में बैठे रहते हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है और वो वायु प्रदूषण का कारक है एक। इस तरह का बहुत सारा हम लोग का ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें हम लोग को फिर पब्लिक भागीदारी की ज़रूरत है। जैसे अगर हम ये सोच लें कि नहीं हम 500 गज के से कम दूरी पर जाएंगे तो हम या तो पैदल जाएंगे या साइकिल पर जाएंगे, तो काफ़ी कमी होगा। या 4 गाड़ियाँ यूज़ नहीं करें, कारपूल यूज़ करें। एक ही मोहल्ले से अगर एक ही ऑफिस में 4 आदमी हम जाते हैं तो 4 गाड़ियाँ ले जाने का कोई सेंस नहीं है। लेकिन ये उसमें भी लोग रिलक्टेंट रहते हैं। मैं खुद फिर उदाहरण बताता हूँ, मैं प्रोफेसर कॉलोनी में रहता हूँ अभी भी, जिसमें सारे AN कॉलेज के टीचर रहा करते थे, सभी AN कॉलेज जाते थे। मैंने कोशिश किया कि हम लोग कारपूल बनाए, नहीं हो पाया। सभी को अपना अपना टाइम पे जाना है, अपना टाइम पर आना है, और कहीं ना कहीं से स्टेटस सिंबल है कि हम खुद कार चला के जा रहे हैं। तो ये सब साइकिल से बदलना होगा कि कारपूल अगर बनाते हैं तो आपका खर्च भी कमता है, पॉल्यूशन भी कमता है, आपके स्वास्थ्य का भी सुरक्षा होता है। तो ये कहीं ना कहीं से जो हम लोग का एक्टिविटी है उससे एयर पोल्यूशन का भी जो प्रॉब्लम है, समस्या है, वो धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहा है। और बिहार का जो अधिकांश शहर है उसका मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं। ये प्रोन टू फॉर्मेशन ऑफ डस्ट, और इसी के चलते जब कंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे तो बालू, मिट्टी, गिट्टी, ये सब कुछ रोड पर रखा होता है। तो रोड पर रखा होने से धूल उड़ता है। और अधिकतर जो प्रदूषण है बिहार के शहरों में उसमें धूल कण का रोल बहुत ज़्यादा है। और धूल कण तो दोनों कारण है, जियोलॉजिकल रीजन भी है कि एल्यूवियल सॉइल है, और हम लोग का जो एक्टिविटी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग को अपने आप पर नियंत्रण करना होगा अगर हम चाहते हैं कि पृथ्वी हम लोग के रहने के लायक रहे। तो उसमें हम लोग को भी कुछ जिम्मेवारी लेना होगा, अपना जिम्मेवारी लेना होगा, अपने लिए नहीं तो कम से कम अगले जनरेशन के लिए। हम लोग के जनरेशन के लोग सबसे इररिस्पॉन्सिबल है। आज के बच्चे ज़्यादा अवेयर हैं क्योंकि स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सब कुछ किया जाता है। हम लोगों को कोई भी सिखाया नहीं कि पर्यावरण का सुरक्षा करना है। तो इस एज के आदमी को थोड़ा समझाने में कष्ट है, इसलिए हम ज़्यादा टारगेट करते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को काफ़ी लंबा समय पृथ्वी पर रहना है और उनका स्वास्थ्य बहुत इम्पॉर्टेंट है, और बच्चे रिसेप्टिव भी होते हैं। तो हमारा जो अनुभव रहा है, बहुत स्कूलों में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, एड्रेस करते हैं, तो जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव कम से कम 70% 75% बच्चों पर होता है। जबकि एडल्ट के गैदरिंग में हम जाते हैं तो 10% पर असर होता है। इसलिए मेरा जो एनर्जी है अवेयरनेस के प्रति वो ज़्यादा हम स्कूल से कोरिलेट करते हैं। उनको ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं कि तुम लोग ब्रांड एम्बेसडर हो, तुम लोग को बहुत दिन रहना है पृथ्वी पर। हम लोग को कितना 5 साल 4 साल रहेंगे और रहेंगे, कट ही जाएगा, लेकिन तुम्हारा जीवन आगे है, तुम्हारे अगले जनरेशन आएंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि पृथ्वी पर वो सांस ले सके, अच्छी तरह से ज़िंदगी, हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं हो, तो तुमको ये सब करना है। जैसे प्लास्टिक के बारे में ज़रूर बताते हैं हम कि तुम प्लास्टिक के वाटर बोतल में पानी नहीं लाओ, या प्लास्टिक के टिफ़िन बॉक्स में टिफ़िन नहीं लाओ, क्योंकि वो गर्मी में अगर 4-5 घंटा रह जाता है तुम्हारा भोजन या पानी, तो प्लास्टिक के बोतल से बहुत सारा केमिकल लीच आउट होता है जो तुम्हारे शरीर में जाता है और तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए वो घातक है। ये मैसेज सुनता है और बहुत सारे बच्चे कन्वर्ट किए। अब प्लास्टिक के टिफ़िन के जगह पर या वाटर बोतल की जगह पर वो स्टील का यूज़ करते हैं। तो स्टील का यूज़ करने से ये भी है कि उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। एक अगर स्टील का बॉटल आप यूज़ करना है तो 3 साल भी चल सकता है। फिर प्लास्टिक का बॉटल तो 6 महीने में ख़राब हो जाता है, रंग उसका फीका हो जाता है, तो आप फेंक देते हैं, तो गार्बेज तैयार होता है। तो ये धीरे धीरे चेंज आ रहा है, लेकिन जो परिवर्तन आ रहा है उसका थोड़ा स्पीड कम है। उसको हम आप माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसको और एक्टिवेट करना होगा, जिससे कि लोगों तक ये मैसेज पहुंच सके कि आपको जो समस्या हो रहा है पर्यावरण से, उसके कारक आप ही हैं, तो उसका निदान भी आप ही कर सकते हैं। जब आप कारक हैं, आप कारण हैं उस प्रॉब्लम का,
तो जिम्मेवारी भी आप ही का बनता है। बिल्कुल। जो प्रदूषण करे उसी को ख़त्म करना है। सरकार मदद करेगी, लेकिन सरकार को जो शक्ति है उसको स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग का भी एक्टिविटी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। तो साथ ही हमने कोरोना काल में भी ये देखा कि बिहार राज्य के कई ज़िलों से हमें हिमालय भी दिखने लगा था, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण था प्रदूषण में कमी की वजह से। हम देखते रहे थे तब गाड़ियाँ नहीं चल रही थी, जैसा कि आपने बताया कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, जिससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। तो ये ज़रूरी है कि सबकी जन भागीदारी हो। अगर हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें प्रदूषण में भी कमी आएगी, और कहीं ना कहीं ये हमें ही बचाएगा। वो कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारा धन है। तो इसके लिए हम सभी को ज़रूरी है कि खुद का योगदान दें। और भी चीज़ों पे आपसे बातचीत करेंगे, और भी चीज़ जानेंगे, लेकिन दर्शकों यहाँ पर रुकते एक छोटी सी ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा मत, बने रहे बिहार बिहान के साथ, हम जल्द लौटेंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अशोक घोष। आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष हैं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में। सर, पुनः स्वागत है आपका। सर, प्रदूषण पे हमने काफ़ी चर्चा की है, काफ़ी चीज़ों पे हमने बात किया, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की बात करें, तो प्रदूषण का इस पर क्या प्रभाव है, इस बारे में विस्तार। देखिए, प्रदूषण जब बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट पर्यावरण पर होता है, क्लाइमेटिक चेंज भी होता है। दोनों जुड़ा हुआ है। प्रदूषण बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्लाइमेटिक चेंज होगा, और क्लाइमेटिक चेंज का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है इंक्रीज इन टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर, जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हम लोग का जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पे, उस पर असर पड़ता है, क्योंकि हर प्लांट, हर एनिमल चेंज क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव होने लायक नहीं होता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम के चलते बहुत सारे जो प्रजातियां थीं जो भविष्य के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती थी, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रही हैं। तो सब कुछ रिलेटेड है, आइसोलेशन में नहीं है कि आपने एक्टिविटी किया, आपकी एक्टिविटी से पर्यावरण में परिवर्तन आया, पॉल्यूशन हुआ, पॉल्यूशन होने से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने से क्लाइमेटिक चेंज हुआ, और उस चेंज में कोई अडेप्ट किया, कुछ नहीं कर पाया, जो नहीं कर पाया वो विलुप्त हो गया। तो जो धीरे धीरे अगर आप बायोडाइवर्सिटी को घटाइएगा तो इसका बुरा असर होगा फ्यूचर पर। फ्यूचर में जो चेंज होगा अर्थ पर, उसके कंडीशन में अडेप्ट करने के लिए प्लांट नहीं रहेगा, एनिमल नहीं रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर हम लोग को ध्यान देना होगा। जब हम लोग चाहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम लोग इंटैक्ट रखें और स्पीशीज़ को विलुप्त होने से बचाएं, तो हम लोग को पर्यावरण को कंट्रोल करना होगा, क्लाइमेटिक चेंज को कंट्रोल करना होगा, ग्लोबल वार्मिंग को चेक करना होगा। तभी हम लोग का बायोडाइवर्सिटी इंटैक्ट होगा, जो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत आवश्यक है। राइस का पहले बहुत वैरायटी होता था, धीरे धीरे वैरायटी घटते जा रहा है। इवन कल्टिवेटेड का, वाइल्ड का तो छोड़ दीजिए, वाइल्ड पर तो असर हो ही रहा है, लेकिन जो क्रॉस भी है, क्रॉस में आज से 50 साल पहले जितने वैरायटी राइस के होते थे वो घट गया है, और बहुत सारा जो पुराना वैरायटी था मिलेगा ही नहीं आपको, वो जीन पूल से गायब हो गया है। और जीन पूल जितना बड़ा होगा उतना अधिक होगा इवोल्यूशन के लिए, और जितना छोटा करिएगा इवोल्यूशन के लिए वो कम होते जाएगा, और उसका असर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का असर पूरे फ्यूचर वेजिटेशन पर होगा, फ्लोरा फौना पर होगा। इसलिए ये आइसोलेशन में इनको मत देखिए। आपका जो कार्यकलाप है, आप जो काम करते हैं, जो जीवन शैली जीते हैं, उसका असर पर्यावरण पर होता है। पर्यावरण का असर से क्लाइमेटिक चेंज होता है, क्लाइमेटिक चेंज होने से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। तो ये सभी रिलेटेड है, एक दूसरे पे निर्भर, सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। एक को इम्पैक्ट करेंगे तो सभी का इम्पैक्ट होगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है बायोडाइवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ, कि जैसे जैसे आबादी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे ह्यूमन बीइंग्स और वाइल्ड लाइफ के बीच का गैप घटते जा रहा है। आदमी बढ़ेगा तो उसको रहने के लिए ज़मीन चाहिए, और ज़मीन चाहिए तो कहाँ जंगल काटेंगे, तो जंगल काटेंगे तो वहाँ का वाइल्ड एनिमल पर प्रभाव होगा। तो हम लोग का जो विस्तार हो रहा है पृथ्वी पर पॉपुलेशन बढ़ने से, हम बताया ना आपको कि हम लोग 8 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं अर्थ पर, और 8 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं तो उसको खाना चाहिए, पीना चाहिए, पानी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और इसके लिए तो एक ही अर्थ है, दूसरा अर्थ नहीं है। महात्मा गांधी का एक कोट मैं अक्सर करता हूँ, उन्होंने कभी कहा था कि मदर अर्थ हैज़ एनफ फॉर
आवर नीड बट नॉट इनफ फॉर आवर ग्रीड। आज के दिन में उसको थोड़ा चेंज कर दिए हैं हम। ये मदर अर्थ हैज नॉट सफिशिएंट फॉर आवर ग्रीड एंड इवन नॉट सफिशिएंट फॉर आवर नीड। कितने को खिलाएंगे। जब भारतवर्ष आज़ाद हुआ था तो उसमें भारत का आबादी था 36 करोड़, 36 से 37 करोड़। आज के दिन में 140 145 करोड़ पर हो गए हैं। और उसके लिए ज़मीन तो बढ़ा नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि आबादी बढ़ गया तो ज़मीन बढ़ गया। पृथ्वी एक ही है, अब तक कोई पता नहीं चला है कि दूसरा जगह पर भी लाइफ हो सकता है। तो इसको हम लोग कंजर्व करना है और पॉपुलेशन ग्रोथ को भी रोकना है। ये पोल्यूशन का बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण पॉपुलेशन ग्रोथ भी है। आबादी बढ़ेगा तो रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स चाहिए तो आप अर्थ का एक्सप्लॉयटेशन अधिक करेंगे और ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, सस्टेनेबल अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये तो एवर लास्टिंग नहीं है ना। पत्थर है, पहाड़ से काट के आप लाते हैं, क्या आप पहाड़ बना सकती हैं नया? एक समय आएगा जबकि पहाड़ ही नहीं रहेगा तो आप पत्थर कहाँ से लाएंगे? मैं अक्सर कहता हूँ कि सबसे अच्छा यूज है ट्री का यूज़ करना, क्योंकि ट्री ही एक ऐसा रिसोर्स है जो रीन्यूएबल है। एक पौधा काटिए 10 को लगाइए तो पौधा तो ग्रो करते रहेगा बराबर, लेकिन आप पत्थर काटते जाइए, पहाड़ को तोड़ते जाइए, पानी का जो स्रोत है उसको ख़त्म करते जाइए तो उसको फिर से क्रिएट करना मुश्किल है। नेचर ने ये वरदान दिया है आपको, ये वरदान दिया है कि आप जो रिसोर्सेज है उसका सस्टेनेबल यूज़ कीजिए, इससे ज़्यादा समय तक चले। तो उसका हम अगर अत्यधिक यूज़ करेंगे, सस्टेनेबल यूज़ नहीं करेंगे तो उसका असर तो कहीं ना कहीं से होगा। हम लोग के जनरेशन में नहीं हो, लेकिन आगे की जो पीढ़ियाँ आएंगी उस पर होगा और उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। हम लोग का जो एक्टिविटी है, जो लाइफस्टाइल है, वो हमारे अगले जनरेशन को प्रभावित करेगा, जिसका कोई दोष नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट है बात करना। और प्रदूषण को रोकने के लिए कहीं ना कहीं आज बहुत सारे उपाय भी हैं, लोग कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर नियंत्रण देखा जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। अगर हम बात करें ईवीज़ की तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2030 तक जो अधिकतर गाड़ियां हैं या फिर लोगों का जो रुझान है वो ईवीज़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये ज़रूरत की नीड भी कह सकते हैं कि हमें ईवीज़ की ज़रूरत भी है। तो इस बारे में क्या आप बताना चाहेंगे? ये तो अच्छा कदम है, हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना होगा। ईवी में भी जो आप बोल रही हैं उसका इम्पैक्ट है अच्छा कि आप उत्सर्जन कम कर रही हैं, लेकिन ईवी में भी आप बिहार जैसे स्टेट में बिजली का यूज़ तो करती हैं चार्जिंग के लिए, और यहाँ बिजली जो भी जनरेट होता है उसका स्रोत क्या है? कोल फायर्ड पावर प्लांट। एनटीपीसी का 6-7 यूनिट है यहाँ पर थर्मल पावर। थर्मल पावर में कोयला जलाते हैं, कोयला से बिजली होता है, बिजली से चार्ज करते हैं। तो कोयला भी तो सीमित है, पेट्रोल भी सीमित है। तो कोयला पेट्रोल सीमित है तो इसका मतलब है कि आप जो अल्टरनेटिव एनर्जी है, जो नेचुरल एनर्जी है, उसका अधिक से अधिक यूज़ करें। ई व्हीकल बहुत अच्छा है, उसको चार्ज करने के लिए जो थर्मल पावर प्लांट से बिजली आता है उसका नहीं यूज़ करें, बल्कि सोलर पैनल लगा हुआ स्टेशन क्रिएट करें। तो अगर सोलर पैनल से क्रिएट किया हुआ बिजली से अगर हम ई व्हीकल को चार्ज करेंगे तब जो दोनों का इम्पैक्ट होगा बहुत ज़्यादा होगा। नहीं तो ये अनबैलेंस हो जा रहा है। ईवी अच्छा है, ईवी को हम हरदम बोलते हैं कि ईवी को आज ना कल या नहीं होगा। ईवी आएगा तो कार्बन का उत्सर्जन घटेगा, लेकिन ईवी को चार्ज भी करना है तो चार्ज करने के लिए थर्मल पावर यूज नहीं करें। फैसिलिटी ऐसा क्रिएट हो कि हर 20 किलोमीटर पर या 30 किलोमीटर पर जो सोलर पावर प्लांट है उसको बैठाएं और उसके थ्रू चार्जिंग करें। ये सब कदम जो ज़रूरी है, कोई इसका अल्टरनेटिव नहीं है। आज न कर हम लोग को करना होगा, क्योंकि पेट्रोल भी सीमित है ना। मैंने बोला कि जो संसाधन है पृथ्वी पर सब सीमित है, कोयला सीमित है, पेट्रोल सीमित है, ये इनडेफिनेट नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। या पेट्रोल यूज़ करते जाइएगा और ख़त्म होगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। और नया पेट्रोल तो आप बना नहीं रहे, पत्थर काटते जा रहे हैं तो सब पहाड़ ख़त्म कर दीजिए। नया पहाड़ तो आप बना नहीं सकते, कचरे का पहाड़ बना सकते हैं, लेकिन कचरे का पहाड़ से घर तो नहीं बना सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग अल्टरनेटिव सोर्स का यूज़ करें, और साथ में जितना नेचर ने रिसोर्सेज दिया है एनर्जी का, हम लोग को विंड पावर हो, सोलर पावर हो, इनका अधिक से अधिक, हाइडल पावर हो, इसका अधिक से अधिक यूज़ करें। कोल थर्मल पावर प्लांट को थोड़ा धीरे धीरे फेज आउट करना होगा, ये भी आवश्यक है। तुरंत तो संभव नहीं है, क्योंकि इतने बिहार में जो भी हम लोग एनर्जी सफिशिएंट हो गए हैं उसका बहुत बड़ा कारण है एनटीपीसी का बहुत सारा यूनिट का लगना। ये वो सभी कोल थर्मल पावर प्लांट है, तो इस पर भी नियंत्रण करना होगा। हम लोग को धीरे धीरे शिफ्ट करना होगा टुवार्ड्स द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार जैसे स्टेट में सोलर पावर की कमी नहीं है,
साल में 10 महीना तो यहाँ धूप ही धूप होता है, 1-2 महीना थोड़ा विंटर के समय में कम होता है। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। इसको अगर हम ठीक से टैप करें तो हम लोग का एनर्जी जो डिमांड है वो पूरा हो सकता है, और ये जो कार्बन का एमिशन हो रहा है उसको भी कम करने में मदद कर सकता है। जी, और साथ ही अगर हम बिहार राज्य की बात करें तो हम देखते हैं कि पॉल्यूशन के टॉप लिस्ट पे बिहार के कई ज़िले होते हैं। तो इसका मैं आपसे एक कारण भी जानना चाहूँगी, और साथ ही ये भी जानना चाहूँगी, हम कई बार ये देखते हैं, हम AQI की बात करते हैं, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं, जगह जगह पे लगाया जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाव हो रहा है, बढ़ रहा है। इस पे हम आपसे बातचीत करेंगे और काफ़ी चीज़ों में विस्तार से जानेंगे कि क्या मुख्य कारण है बिहार में पॉल्यूशन टॉप लिस्ट पे होने का, बिहार का, और भी चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर रुकते हैं छोटी से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा मत, बने रहे बिहार बिहान के साथ, हम जल्द लौटेंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अशोक घोष। आपको बता दें कि ये पूर्व अध्यक्ष है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में। सर, पुनः स्वागत है आपका। सर, हम लोग प्रदूषण पे बातचीत कर रहे थे, हमने EVs पे भी बातचीत की, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम लोग अगर नियंत्रण की बात करें, अगर हम बिहार राज्य की बात करें, तो हम देखते हैं कि बिहार के कई ज़िले हैं जो पॉल्यूशन की जो लिस्ट में वो टॉप लिस्ट पे आते हैं। तो क्या कारण, मुख्य कारण आप मानते हैं कि बिहार के जितने भी ज़िले हैं वो टॉप लिस्ट पे आ रहे हैं? क्या मुख्य कारण मानते हैं आप? अक्सर आप देखती होंगी कि पूरे इंडिया का डिफरेंट सिटीज़ का AQI आता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं, और AQI का जो वैल्यू बनता है वो बहुत सारे फैक्टर पर होता है, जिसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है धूलकण, जिसको 2 टाइप में बांटते हैं, PM2.5 एंड PM10। ये साइज पर होता है। 10 माइक्रोन का अगर धूलकण है तो PM10 बोलते हैं, और उससे छोटा अगर है 5 माइक्रोन का, 2.5 माइक्रोन का, तो उसको PM2.5 बोलते हैं। और साइज जितना छोटा होगा वो उतना अधिक तेज़ी से आपके फेफड़ों के थ्रू आपके ब्लड में पहुँचेगा। तो PM2.5 ज़्यादा घातक है। ये जो आप बोली कि बिहार के शहरों का नाम अक्सर आता है हाई AQI में, उसका 2 प्रमुख कारण है। एक है जियोजेनिक कारण, जो प्रकृति ने दिया है हम लोगों को। दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक, मानवजनित। जियोजेनिक कारण ये है कि अर्थ का हिस्ट्री अगर देखेंगी तो बिहार का जो गंजेटिक प्लेन है या और भी यूपी का जो प्लेन है, ये सब प्लेन जो है वो एलुवियल सॉइल है, सॉफ्ट सॉइल है, जिसका फॉर्मेशन अर्थ के हिस्ट्री में हाल में हुआ है। तो वेल सेटल्ड सॉइल नहीं है। और अगर सॉइल सॉफ्ट हो तो कॉमन सेंस से आप बता सकते हैं, अगर एक हार्ड रॉक है और उसके बगल में सॉफ्ट सॉइल है, दोनों पर आप गाड़ी चलाइए, साइकिल ही चलाइए, तो धूली का उत्सर्जन तो आपका सॉफ्ट सॉइल से होगा ज़्यादा, हार्ड रॉक पे नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली बिहार का जितना शहर का आप नाम देखती हैं जिसका AQI हाई है, वो गंजेटिक प्लेन में है। और गंजेटिक प्लेन होने में नॉर्थ बिहार अगर जाइए तो उसमें तो और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। तो नदियों होने के चलते हर साल बाढ़ भी आता है, सिल्ट भी आता है, सिल्ट भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये प्रोन है टू डस्ट फॉर्मेशन। PM2.5 और 10 काफ़ी अधिक बढ़ जाता है इसके चलते, जिसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, आपके कंट्रोल से बाहर है। आप सोचिएगा कि पूरा बिहार के सब शहर का हम ज़मीन बदल दें, तो वो संभव नहीं है। लेकिन जो दूसरा कारण है एंथ्रोपोजेनिक, मानवजनित, जिसमें कई चीज़ है, एक से अधिक चीज़ है। पहला तो हम लोग का लाइफस्टाइल हुआ, जो व्हीकल का नंबर बढ़ा। दूसरा, हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो रूल है कि जब भी बिल्डिंग बनाइए तो बिल्डिंग बनाने का सामान को ढक के रखिए रोड के किनारे, और बिल्डिंग जहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको ग्रीन कर्टेन से घेर दीजिए। पटना में आप घूम जाइएगा, बहुत कम बिल्डिंग में जहाँ बना कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ ग्रीन कर्टेन का यूज होता है। तो ग्रीन कर्टेन अगर यूज नहीं करिएगा तो धूली बाहर फैलेगा। ये सब नियम है ऑन ग्राउंड, उसका अनुपालन में कमी है। तो ये एक बहुत बड़ा बिहार में जो शहर है वो फैल रहा है, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बूम पर है। पटना ही में जाइएगा तो हर रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन जितना अधिक होगा उतना बिल्डिंग मटेरियल का ढुलाव होगा, और रोड पर छोड़ देंगे आप खुला बालू का ढेर, तो थोड़ा भी हवा चलेगा तो वो धूलकण को स्प्रेड करेगा।
ये जो मानव जनित एक्टिविटी है और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है, ये दोनों मिला के यहाँ AQI बढ़ता है। और एक और समस्या है, बिहार के बारे में आप जानती हैं कि बहुत हाईली इंडस्ट्रियलाइज नहीं है हम लोग एज कम्पेयर टू। लोग बोलते हैं कि बिहार में इतना इंडस्ट्री नहीं है, फिर भी AQI हाई क्यों है? तो उसका कारण है कि हमारे बगल में यूपी है, हमारे बगल में बंगाल है, जहाँ की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और पूर्वा पछिया हवा समझती होंगी, हम हिंदी में बोलते हैं पूर्वैया चल रहा है, पछिया चल रहा है। तो अगर पश्चिम से पूरब की ओर हवा जा रही है तो यूपी का जितना धूल कर निकलता है वो बिहार में आता है, और उधर से अगर आ रहा है तो बंगाल साइड से तो वही बिहार में आता है। अब बिहार एक ट्रक जैसा हो गया है, सिंक हो गया है, इधर से भी धूल आया, उधर से भी आया, जमा हो गया यहाँ पर बिहार में। तो हम लोग में इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन बिहार का जो एरिया है वो झेल रहा है यूपी के इंडस्ट्री को और बंगाल के इंडस्ट्री को। इसका एक और उदाहरण है, पराली बर्निंग सुनी होंगी आप लोग, जो फसल का अवशेष है उसको जलाया जाता है। बिहार में अभी बहुत प्रचलित नहीं है पराली, बहुत कम है पराली बर्निंग, लेकिन यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में पराली बर्निंग बहुत ज़्यादा है। और हम लोगों ने स्टडी भी किया है, अभी उस पर शोध पत्र भी निकाला है। जो पराली बर्निंग होता है हरियाणा में, पंजाब में, उससे जो धुआं निकलता है वो पंजाब में और हरियाणा में रुकता नहीं है, वो चलता है हवा तेजी से, तो फिर वो बढ़ता है, यूपी होते हुए बिहार पहुंच जाता है। तो हम लोग इंडस्ट्रियलाइज नहीं है, पराली बर्निंग नहीं करते हैं, लेकिन पराली बर्निंग का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर है। और सारा ये जो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसमें हम लोग एक सिंक बन गए हैं कि जितना पराली बर्निंग का धुआं है या फिर और भी तरह का पॉल्यूटेंट है जो इंडस्ट्री से आ रहा है, वो बिहार में नहीं होने के बावजूद बिहार में आ रहा है। इसके चलते AQI हाई बहुत ज़्यादा हो जाता है। सर, आज आपने जो भी चीज़ें बताई हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें बताई हैं कि क्या मुख्य कारण है जिस वजह से बिहार के कई ज़िले हम देखते हैं कि AQI के टॉप लिस्ट पे हमेशा देखते हैं, और किस तरीके से हम लोग प्रदूषण पे नियंत्रण पा सकते हैं। जैसा कि आपने सबसे मुख्य एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया कि जन भागीदारी सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। सारी चीज़ों को आपने बताया। सर, आप कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। जैसा कि जाने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजिए जिससे हम ये जान सकें कि आपको आज का ही हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों, फटाफट उठाए पेन कॉपी, नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रीजर रोड। साथ ही हमारा ईमेल ID है director.ddkpatna@gmail.com, और साथ ही हमारा पिन कोड है 800001। दर्शकों, इसी के साथ अब लेते हैं आपसे अलविदा। नमस्कार।